हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं सब लोग। तो आज जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। अगर मैं आपको कहूं आप मेरी पहचान क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैं सारी कमेंट्स में से वो नेगेटिव कमेंट जरूर खोजता हूं जो मेरे लिए होती है। तो एक बच्चे ने बोला था कि सर स्पीड थोड़ी सी फास्ट थी, तो आप एक बार आप में से भी बहुत सारे बच्चे बताएंगे क्या सर स्पीड ठीक थी बेटा, लास्ट लेक्चर की स्पीड ठीक थी, तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो आज जो लेक्चर बेटा मैं आपके लिए ला रहा हूं उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा, टॉपिक बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा और वहां से एक क्वेश्चन हर साल जरूर आता है। तो आपने क्या करना है, उस टॉपिक को एज अ होल समझने की कोशिश करनी है। अगर आप टुकड़ों में समझोगे तो बेटा फिर दिमाग में नहीं बैठेगा। आपने क्या करना है, पूरा का पूरा टॉपिक दिमाग में बिठाना है जैसे मैं बताऊं, और उस तरीके से उसको इंप्रूव करते हुए समझना है और चीजों को ब्रेन में सेट करना है। तो स्टार्ट कर लें लेक्चर को। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप अपनी कमेंट में मुझे लास्ट लेक्चर का जरूर फीडबैक दीजिए। क्या आपको वो समझ में आया था, क्या उसमें कोई डाउट है आपका, प्लीज उस फीडबैक को दीजिए। अगर आपने नहीं भी देखा है तो प्लीज लिखिए इस बात को कि मैंने नहीं देखा है। आप अपने आप को बेटा देखो, आपको समझना पड़ेगा, इन लेक्चर्स को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो आपका एक कमेंट हमें ये जरूर बताता है कि हमें क्या इंप्रूव करना है। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मैं बताता हूं आपको। मैंने लगभग सारी चीजें आपको बता दी थी मेंडेलियन क्रॉस की। आज हम लोग ये टॉपिक ले रहे हैं, डेविएशन, ये वाला टॉपिक ले रहे हैं जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलील और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे बात करेंगे। ये आज लेक्चर नंबर 3 है। इस पे हम लोग ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जब लेक्चर नंबर 4 लेंगे तो वहां पर हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और लिंकेज की बात करेंगे। क्लियर है। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और बहुत ध्यान से सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत हम कैसे करते हैं, जीन इंटरेक्शन से। थोड़ा मजे में पढ़ेंगे चीजों को समझते हुए। जीन इंटरेक्शन क्या होता है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, व्हाट इज जीन इंटरेक्शन, मतलब जीन इंटरेक्शन क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करना। भाई जीन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन शब्द का मतलब होता है जुड़ाव। इंटरेक्शन शब्द का क्या मीनिंग होता है, जुड़ाव। जीन आपस में कैसे जुड़ाव करती है, जैसे मान लो मैंने यहां पर कैपिटल बी जीन लिखी है, यहां पर स्मॉल बी जीन लिखी है, क्या ये आपस में जुड़ाव कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। आप और आपका भाई, आप इस रूम में हो, आपका भाई बगल वाले रूम में, आप दोनों फोन पे बात कर रहे हो, इस तरीके से जुड़ाव है। आप एक्चुअल में हाथ नहीं मिला रहे हो। जीन कैसे जुड़ाव करती है, जीन बेटा प्रोटीन बना के जुड़ाव करती है, समझना ध्यान से। तो जीन इंटरेक्शन का जो टॉपिक है ना, यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि जीन जो प्रोडक्ट बनाती है, जीन क्या बनाती है, आरएनए, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोटीन। तो वो प्रोटीन आपस में कैसे जुड़ाव करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। इसका एक और उदाहरण समझाता हूं मैं। मान लो दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है और दोनों ने मिसाइल दागी ऐसी, ठीक है, मिसाइल जाके मिली। तो मैं ये कह रहा हूं कि दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो क्या देश एक्चुअल में लड़ रहे हैं, नहीं, जाके तो उनकी मिसाइल लड़ रही है। ऐसे ही जब हम जीन इंटरेक्शन का टॉपिक पढ़ते हैं तो जीन खुद इंटरेक्ट नहीं करती, जीन से बनी हुई प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करती है। मेरी बात समझ में आ रही, आपस में इंटरेक्ट करती है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीन इंटरेक्शन, मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीन, प्रोडक्ट ऑफ जीन आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। सही है, ये वाली बात समझ में आ रही है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर आपने पुराने लेक्चर देखे थे तो ये दोनों जीन का क्या सेम है, कैरेक्टर सेम है, लोकस सेम है, यस और नो। इसका क्या सेम है बेटा, कैरेक्टर सेम है। कैपिटल बी स्मॉल बी का कैरेक्टर सेम है, लोकस सेम है। तो मान लो इसने जो प्रोटीन बनाई, इसने जो प्रोटीन बनाई वो ये थी, और इसने जो प्रोटीन बनाई वो ये थी। अगर ये दोनों प्रोटीन इंटरेक्ट करें तो इसे कहेंगे जीन इंटरेक्शन ऑफ वन लोकस। एक ही लोकस की दो जीन इंटरेक्ट करी, कैसे, ये इसकी प्रोटीन थी, ये इसकी, ये इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट कौन करता है, प्रोटीन इंटरेक्ट करता है। तो जीन इंटरेक्शन दो तरीके का होता है। पहला, एक ही लोकस की दो जीन कैपिटल बी स्मॉल बी इंटरेक्ट करे। दूसरा, कैपिटल ए ने अलग प्रोटीन बना दी, ये देखो बेटा, कैपिटल ए ने अलग प्रोटीन बना दी, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर जाए, तो ये लोकस और ये लोकस की जीन इंटरेक्ट कर दे। ये कुछ ऐसा है कि जैसे मैं यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा हूं, जब मैं इसको और इसको साथ लूंगा तो डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है। सिंपल भाषा में, व्हाट इज जीन इंटरेक्शन, दो जीन इंटरेक्ट कर रही है। पहला पॉइंट क्लियर है, सही है। जीन इंटरेक्शन में हम क्या देखते हैं, क्या इंटरेक्ट करता है, जीन इंटरेक्ट करती है, नहीं,
उनकी प्रोटीन इंटरेक्ट करती है। जीन इंटरेक्शन दो तरह का होता है। प्रोडक्ट क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ जीन इंटरेक्ट करेगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोटीन। यस, जीन इंटरेक्शन दो टाइप का होता है। जीन इंटरेक्शन क्या होता है बेटा? दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है। पहला सिंगल लोकस। सिंगल लोकस का मतलब है दो जीन, एग्जाम्पल कैपिटल ए स्मॉल ए, ऑफ वन लोकस आपस में इंटरेक्ट कर दे। इसको आप एक और नाम दे सकते हो। कहीं ना कहीं हम यहां पर बात कर रहे होते हैं मोनोहाइब्रिड की। कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे होते हैं? मोनोहाइब्रिड की। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा हमारे पास क्या है बेटा? दूसरा हमारे पास दो लोकस है। दूसरा हमारे पास क्या है? दो लोकस है। ठीक है, दो लोकस है। एक लोकस ये है, एक लोकस ये है। तो यहां पर क्या है बेटा? दो जीन ऑफ डिफरेंट लोकस। डिफरेंट लोकस क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, ये और ये इंटरैक्ट कर रहे हैं। समझो, इसकी प्रोटीन इंटरैक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कैसी बात हो गई? डायहाइब्रिड। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ये कैसा टॉपिक है? ये ऐसा टॉपिक है कि यहां से मैं आपको इनकंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इस पे ले जाके जोड़ दूंगा। पर सबसे पहले मैं तुझे यह समझाना की कोशिश कर रहा हूं कि क्या जीन की प्रोटीन आपस में इंटरैक्ट करती हैं? बिल्कुल करती हैं। कैसे करती हैं उस पर हम बात करेंगे। पर जीन इंटरेक्शन दो प्रकार का होता है। एक ही लोकस की दो जीन की प्रोटीन इंटरैक्ट कर ले, या अलग अलग लोकस की, इसकी और इसकी प्रोटीन, या इसकी और इसकी प्रोटीन, अलग अलग लोकस। लोकस क्या होता है? पैरेलल लोकेशन, जो एक कैरेक्टर के लिए होता है। डन है? सही है, आगे चलेंगे। आगे की कहानी। अब हमने बात की है सिंगल लोकस। जीन इंटरेक्शन दो टाइप का, सिंगल लोकस, एक तरीके से मोनोहाइब्रिड की बात कर रहे हैं। इसमें मेरे पास बेटा क्या रिजल्ट आता है? सबसे पहला रिजल्ट आता है डोमिनेंस। डोमिनेंस एक तरह का इंटरेक्शन है। तो डोमिनेंस में क्या होता है? कैपिटल ए का जो प्रोडक्ट है वो क्या करता है? मास्क करता है। मास्क मतलब छुपा देता है। किसके प्रोडक्ट को? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल ए। भाई स्मॉल ए के प्रोडक्ट को क्या दिखने नहीं देता? समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो डोमिनेंस का सिंपल मीनिंग क्या है कि कैपिटल ए ने जो प्रोटीन बनाई वो स्मॉल ए की प्रोटीन को दिखने नहीं देती। इसे डोमिनेंस कहते हैं। और डोमिनेंस किसके अनुसार है? सर मेंडल के अनुसार है। अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म है। मेंडल ने इस पे बात करी थी। तो मेंडलिज्म ने जो बात करी थी वो किसकी बात करी थी? डोमिनेंस की बात करी थी। जिसमें मेरे पास F2 में दो फिनोटाइप आते थे। F2 में क्या आते थे? दो फिनोटाइप आते थे, और 3:1 की रेशियो ये आती थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इसको दबा दे? यही एक इंटरेक्शन है। कंटाप देइस, क्या उसने ए को स्मॉल ए से को दबा दिया? क्या यही इंटरेक्शन है कि कुछ और भी हो सकता है? बताइए, क्या कैपिटल ए ने स्मॉल ए को दबा दिया, इसके अलावा कोई और इंटरेक्शन भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखते हैं, कुछ और इंटरेक्शंस हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको हम नाम देंगे इनकंप्लीट डोमिनेंस। क्या नाम देंगे? इनकंप्लीट डोमिनेंस। एक और होता है जिसको नाम देते हैं को डोमिनेंस। एक और होता है जिसको हम नाम देते हैं प्लियोट्रॉपी। और एक और होता है बेटा जिसको नाम देते हैं मल्टीपल एलील। ये सब क्या है बच्चे? ये कुछ ऐसे इंटरेक्शन है जो कहीं ना कहीं मल्टीपल एलील, कहीं ना कहीं इन सब में कॉमन क्या है? इनमें लोकस, एक ही लोकस की बात हो रही है। एक लोकस की बात हो रही है, बट ये नहीं फॉलो करता, नॉट फॉलो मेंडलिज्म। नॉट फॉलो मेंडलिज्म, मेंडल को फॉलो नहीं करता। अब मैं सवाल पूछूं आपसे, मेंडल को फॉलो नहीं करते का मतलब बताओ पहले। भाई मैं कह रहा हूं मेंडल को फॉलो नहीं करता, कोई मतलब तो होता होगा। सर ये तो नहीं पता। मेंडल की पूजा करता होगा, उसके आगे अगरबत्ती नहीं। मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता होगा। मेंडल का नियम कौन सा है? डोमिनेंस। अगर मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करेगा तो क्या रेशियो नहीं आएगी? ये वाली रेशियो नहीं आएगी। तो इसका मतलब इनके क्रॉस में ये रेशियो नहीं आनी चाहिए। अगर ये रेशियो नहीं आ रही है तो मेंडल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? और इन सब में कितना लोकस इन्वॉल्व है? एक लोकस। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो है, ये चारों, इन सब को, इन चारों को
मैं कह सकता हूं डेविएशन, क्या बोल सकता हूं, डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। भाई मैं मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करूंगा, मैं डोमिनेंस को फॉलो नहीं करूंगा, ए का प्रोडक्ट बी स्मॉल ए को मास्क नहीं कर रहा होगा, कुछ और चल रहा होगा, इसको हम कह रहे हैं टाई जीन इंटरेक्शन। तो ये सिंगल लोकस की है। दो और मोर लोकस वाली कौन सी होती है बेटा? इसमें क्या होगा, इसमें बेटा इसमें क्या होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। याद करो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, याद है किसी को? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? कहता है कि कैपिटल ए स्मॉल ए को फर्क नहीं पड़ता कैपिटल बी स्मॉल बी से, इसलिए F2 में जो रेशियो आती थी वो क्या आती थी, 9:3:3:1 आती थी। लेकिन क्या कुछ और इंटरेक्शन है हमारे पास? हां है, कुछ और इंटरेक्शन है। एक है एपिस्टेसिस, ये है, एक है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ये सब क्या है, ये रेशियो आने नहीं देंगे क्योंकि ये सब डेविएशन है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन और कुछ है सर? हां है सप्लीमेंट्री जीन। ये सब क्या है बेटा? ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में दो लोकस वाली मतलब डायहाइब्रिड की सिर्फ एक इंटरेक्शन है जिसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सर इनकी रेशियो याद नहीं करनी, करना चाहे कर ले। जैसे एपिस्टेसिस में 3 होती हैं, एक डोमिनेंट वाली रेशियो होती है, एक रिसेसिव वाली होती है और एक होती है डोमिनेंट रिसेसिव। एक होती है डोमिनेंट रिसेसिव, ठीक है? 3 रेशियो बनती है, तो तीनों करना चाहे कर ले। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, समझ में आ रहा बेटा? करना चाहे कर ले, सही है। इसको करना चाहे मैं करा दूंगा पर तेरे को करना नहीं है। जैसे मेरे पास मान ले डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो है वो है 12:3:1 हो गया, डोमिनेंट रिसेसिव हो गया, रिसेसिव एपिस्टेटिस हो गया 9:4 हो गया, 9:6:7 हो गया, ऐसा कुछ। छोड़ दो, वैसे करना नहीं, मैं रेशियोज आगे आपको लिखवा देता हूं। मैं यहां लिख नहीं रहा रेशियो, मैं कह रहा हूं सिर्फ हमें ये करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट इज जीन इंटरेक्शन? जीन क्या सच में लड़ाई करती है? नहीं। जीन क्या सच में बात करती? नहीं। जीन बात ही नहीं करती। कौन बात करती है? उस जीन का बना हुआ प्रोडक्ट। अगर एक लोकस की 2 जीन बात करेंगे तो वो बोलेंगे सिंगल लोकस की। उसमें एक तरीका है इस जीन कैपिटल ए का प्रोडक्ट स्मॉल ए को दबा दे, दैट इज डोमिनेंस। मेंडल के अनुसार रेशियो क्या आनी चाहिए थी? 3:1, लेकिन आई क्या? कुछ और रेशियो आई। अगर रेशियो 3:1 ना आए तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं मेंडल के लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए इनको कहेंगे डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। जब हम बात करते हैं 2 जीन लोकस की, 2 जीन लोकस का मतलब समझ में आ रहा है? मैं बात कर रहा हूं इसकी और इसकी, तो इस केस में 2 या 2 से ज्यादा। इस केस में तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। यस, इसकी जो रेशियो है वो कुछ ऐसी आएगी, अगर आप ध्यान से समझ सको। सम इसका भी 16 आता है, इसका भी 16 आता है, तो कहीं ना कहीं रेशियो चेंज हो गई, रेशियो चेंज हो गई। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कितने लोकस इन्वॉल्व हैं? 2। इनमें कितने लोकस इन्वॉल्व हैं? 1। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं, ये वाला बक्सा समझाऊंगा, फिर मैं लास्ट में आपको यह समझाऊंगा, और आपको जरूरत होगी तो मैं इसकी रेशियो की वो दे दूंगा, पर आपके सिलेबस में है नहीं, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप छोड़ सकते हो, और मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से 20 साल में एक बार क्वेश्चन आया इससे, 20 साल में सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया यहां से। इसको छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझेंगे, ये 4 समझेंगे। टोटल 5 टॉपिक आज समझ रहे हैं। दिमाग में बैठ गया क्यों पढ़ रहे हैं? ये बैठ गया दिमाग में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये डेविएशन है, मेंडल के अनुसार नहीं है। ये चारों सिंगल लोकस के हैं, ये वाला 2 जीन लोकस मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है। डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल का कौन सा लॉ होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनोहाइब्रिड में मेंडल का कौन सा लॉ होता है? सेग्रीगेशन। तो सब में ही काम करता है। मेन था डोमिनेंस, तो डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाएं बात, चलिए आगे बढ़ा लेते हैं। आ जाओ, अब आओ। मेरे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है? मेरे पास 3 टर्म्स हैं जिसको हम समझेंगे। सबसे पहली है डोमिनेंस, फिर आएगी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और फिर आएगी को डोमिनेंस। ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास ये रेड फ्लावर है, ये भी रेड फ्लावर है, ये भी रेड फ्लावर है। इसको क्रॉस कराया मैंने व्हाइट फ्लावर से। सर ये फ्लावर कहां है? अभी आ जाएगा बेटा, बैलून जैसा लग रहा है, फ्लावर आ जाएगा, चिंता ना कर। इसको क्रॉस कराया मैंने किससे? फ्लावर से। ये रेड फ्लावर है, ये व्हाइट फ्लावर है।
सही है, रेड को क्रॉस कराया किससे? व्हाइट फ्लावर से क्रॉस करा दिया। ठीक है, ये रेड है, ये व्हाइट है। ध्यान से देखियो बेटा, ये रेड है और ये व्हाइट है, इसको क्रॉस करा दिया। ठीक है, इसको क्रॉस करा दिया। मेरी बात सुनिए ध्यान से, इनके क्रॉस से अगर डोमिनेंस है तो F1 या तो रेड आना चाहिए या व्हाइट आना चाहिए। रेड आ गया, मतलब फ्लावर कैसा आ गया? मान लो रेड आ गया, यहां पे फ्लावर कैसा आ गया? रेड आ गया। ठीक है, यहां पर कुछ ऐसा दिखा आपको, और यहां पर कुछ ऐसा दिखा। अब आप समझना मैं क्या कहने वाला हूं, उसको समझेंगे आप लोग। ध्यान से समझे बेटा, ध्यान से समझे मैं क्या समझाऊंगा। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये तो मेंडल के अनुसार है, तो मेंडल क्या कहता है? मेंडल कहता है कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन है वो रिजेंबल करती है। रिजेंबल मतलब समझ में आता है बेटा? F1 जनरेशन क्या करती है? F1 जनरेशन रिजेंबल करती है, रिजेंबल एनी वन ऑफ द पेरेंट, एनी वन ऑफ द पेरेंट, किसी भी एक पेरेंट से रिजेंबल करती है। मेरी बात समझो ध्यान से, ये जो F1 जनरेशन है इन दोनों में से किसी एक से मैच कर रही है, इसे कहते हैं डोमिनेंस। दोनों जैसी नहीं आएगी, किसी एक से मैच करेगी। अब यहां देखो, यहां F1 जनरेशन जो है ये पिंक आ गया, इसको कहते हैं इनकंप्लीट डोमिनेंस। जो F1 जनरेशन है वो रिजेंबल कर नहीं रही है, नॉट रिजेंबल एनी वन ऑफ द पेरेंट, नॉट रिजेंबल एनी वन ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करती। सही है, और वो क्या है बेटा? इट इज इंटरमीडिएट ऑफ बोथ, ये दोनों के बीच का कुछ आया है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले समझो। देखो बेटा, अगर F1 जनरेशन ये इन दोनों में से किसी एक से दिखे, दो डोमिनेंस, F1 पिंक आया, रेड और व्हाइट के बीच का है, तो नॉट रिजेंबल एनी वन ऑफ द पेरेंट, इसे कहते हैं इनकंप्लीट डोमिनेंस। और यहां को डोमिनेंस का मतलब होता है कि F1 जनरेशन क्या होगा? F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट, रिजेंबल बोथ पेरेंट, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हैव ट्रेट ऑफ बोथ पेरेंट, हैव ट्रेट ऑफ बोथ पेरेंट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? दोनों पेरेंट के ट्रेट है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पहले बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है? तो व्हाट इज डोमिनेंस? व्हाट इज डोमिनेंस? F1 जनरेशन दोनों से रिजेंबल किसी एक से, दोनों से नहीं कर रहा, बीच का कुछ आ रहा है। कोडोमिनेंस दोनों से रिजेंबल कर रहा, पिंक और रेड दोनों तरह की पेटल्स आ रही हैं। क्या आपको ये समझ में आ गया? अब ये अकॉर्डिंग टू मेंडल है। ये क्या है? ये अकॉर्डिंग टू मेंडल है बेटा, मेंडल के लॉ को फॉलो कर रहा है। ये क्या है सर? ये डेविएशन है। डेविएशन मतलब, डेविएशन होता है मेन चीज से मतलब दूर जाना, डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म है। तो अब हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। किसको बेटा? इनकंप्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को। मोटा मोटा आइडिया लग गया तुम्हें? मोटा मोटा आइडिया लग गया? मुझे बताओ, तुम कैसे बताओगे? कमेंट में लिख देना यस सर, आ गया ये वाला। तो मोटा मोटा आइडिया लग गया? हाँ सर, यस सर। तो मोटा मोटा आइडिया ये लग गया है कि इनकंप्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, सुन ले ध्यान से, इनकंप्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करती, इसलिए F2 में 3:1 की रेशियो नहीं आएगी। डन है? सही। चल आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इनकंप्लीट डोमिनेंस की। क्या मैं क्वेश्चन कर लूं? एक क्वेश्चन करके देखूं? चलो देखते हैं क्या फॉलो नहीं कर रहा है मेंडलिज्म को। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्रॉस ऑफ टॉल और ड्वार्फ से, अगर टॉल आया तो मेंडलिज्म है, अगर ब्लैक और व्हाइट से क्रॉस करे तो ग्रे फ्लावर आए, ये वाला मेंडलिज्म नहीं है, क्योंकि ग्रे और इसके बीच का कुछ आ रहा है। समझ में आ रही है बच्चे? ये आंसर हो सकता है, ये तो नहीं फॉलो कर रहा है। क्रॉस ऑफ टॉल और ड्वार्फ गिव बोथ टॉल एंड ड्वार्फ, ये भी नहीं है बेटा। नॉट फॉलो में ये दोनों आ जाएगा। अगर दोनों आ रहा है टॉल एंड ड्वार्फ तब भी फॉलो नहीं कर रहा, ग्रे आ रहा है तब भी फॉलो नहीं कर रहा,
तो आंसर में ए, बी और सी दोनों आ जाएगा। ठीक है, डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म का क्या मतलब है? F2 में रेशियो 3:1, ये डेविएशन नहीं है। F2 में रेशियो ये आना, ये डेविएशन है। कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा। F1 रिजेंबल बोथ पेरेंट। देखो बेटा, ये पूछ रहा है डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म इज ऑल एक्सेप्ट, ये पूछ रहा है विच इज नॉट डेविएशन, तो विच इज नॉट डेविएशन तो ए आ जाएगा आंसर, बाकी तो सब डेविएशन है। देखो F2 में ये रेशियो आना 3:1 नहीं आना। F1 रिजेंबल बोथ पेरेंट, ये तो कोडोमिनेंस है। यस, लोकस, वन लोकस कंट्रोल मैनी इफेक्ट, ये क्या है? प्लियोट्रॉपी है। इस पे हम लोग बात करेंगे अभी। तो अभी ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, थोड़ा आगे जाके हम लोग इसको फिर से डिस्कस करेंगे। पहले कुछ चीजें पढ़ा दे, आ जाओ। पहले बात करेंगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ये क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्रॉस कैसे बनाया मैंने, देख पीछे। मैंने लिया रेड फ्लावर और उसको क्रॉस कराया व्हाइट से, यस और नो? सही है। रेड का जीनोटाइप लिखता हूं कैपिटल आर, व्हाइट का लिखता हूं स्मॉल आर। मेरे पास आ गया पिंक, पिंक का जीनोटाइप लिखूंगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यस। अब मेरे पास रेड आ गया, पिंक आ गया और व्हाइट आ गया, 4 आ गए मेरे पास ये F2 में। अब ध्यान से सुनियो बच्चे, F2 में रेड को कैसे लिखूंगा मैं? कैपिटल आर। पिंक को कैसे लिखूंगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। अब याद करो यहां F2 में फिनोटाइप कितने आए मुझे बता। F2 में मेरे पास फिनोटाइप कितने आए, जल्दी बता बेटा। फिनोटाइप F2 में कितने आए हैं? F2 में 3 आ गए। 3 कैसे आ गए? एक रेड, पिंक और व्हाइट। तो रेड कितना आ गया सर? रेड आ गया 1/4। 1 2 3 4 में रेड कितने हैं? 1/4। पिंक कितना है सर? पिंक 2/4 है, 2 है 4 में से। और व्हाइट कितना है सर? व्हाइट है 1/4। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगी बता? फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगी? फिनोटिपिक रेशियो आएगी 1:1। क्या आ गई बेटा? फिनोटिपिक रेशियो 1:1। क्लियर है? फिनोटिपिक रेशियो आ गई 1:1 आ गई। क्लियर है? फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गई? 1:1। तो व्हाट इज इनकंप्लीट डोमिनेंस? F1 जनरेशन। कौन? पिंक, इसकी बात कर रहे हैं। नॉट रिजेंबल एनी वन ऑफ द पेरेंट, नॉट रिजेंबल एनी वन ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा है। इट इज इंटरमीडिएट ऑफ बोथ, दोनों के बीच का कुछ आ रहा है, दोनों के बीच का कुछ आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है? पिंक आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए बेटा, हमारे पास फ्लावर के कलर किसके अंदर? फ्लावर कलर किसके अंदर? एक प्लांट होता है मिराबिलिस कहते हैं उसे, ये मिराबिलिस ही बना हुआ है, जिसका नाम होता है 4 o'clock प्लांट, कॉमन नाम है। उसके अलावा एक और फ्लावर होता है, उसको कहते हैं एंटीरीनम, जिसका कॉमन नाम है स्नैपड्रैगन। इन दोनों के अंदर यही फ्लावर होते हैं, रेड, व्हाइट और फिर पिंक आता है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है वो सुनो ध्यान से, जिस पे आपको क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है? F1 डिफरेंट है किससे? पेरेंट से। डिफरेंट टू पेरेंट, यस और नो? अच्छा, अगर मैं डोमिनेंस की बात करूं तो डोमिनेंस में F2 की रेशियो क्या आती थी? फिनोटिपिक, बताओ रेशियो क्या आती थी फिनोटिपिक F2 की? सर वो आती थी 3:1। इनकंप्लीट डोमिनेंस में क्या आई है? इनकंप्लीट डोमिनेंस में क्या आई है बेटा बता? F2 की रेशियो क्या आई है बता जल्दी से। सर वो आई है ये वाली मुझे एक्सपेक्टेड थी, ये आनी चाहिए थी, ये वाली आनी चाहिए थी, पर आई कैसी है? ये वाली आई है, ये मेरे पास, ये मेरे को मिली है, ऑब्जर्व्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं डोमिनेंस की बात करता हूं तो उसमें मेरे पास ये रेशियो आती है, पर इनकंप्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो, कौन सी रेशियो है? फिनोटिपिक रेशियो ये आती है। अच्छा, जीनोटिपिक क्या आएगी? जीनोटिपिक क्या आएगी? जीनोटिपिक आएगी, देख यहां से देखते हैं, इधर लिख देते हैं। कैपिटल आर किसमें? इसकी बात कर रहा हूं F2 की। कैपिटल आर कितने? 1/4 है। कैपिटल आर स्मॉल आर कितने? सर 2/4 है। स्मॉल आर कितने? 1/4 है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इनकी बात कर रहा हूं बेटा, F2 की बात कर रहा हूं, F2 की।
तो रेशियो क्या आ गई है 1:1। तो अगर आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन पहली तो ये हो गई, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये हो गई, तीसरी ऑब्जर्वेशन ये हो गई, फोर्थ ये हो गई कि फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो, दोनों सेम आ रही है। क्या आ रही है भाई, क्या आ रही है 1:1, 1:1। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि इनकंप्लीट डोमिनेंस पहला डेविएशन है मेंडलिज्म की, मेंडल को फॉलो नहीं कर रहा। यदि मेंडल को फॉलो कर रहा होता तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आती, यहां 3:1 की रेशियो नहीं आई, यहां 3:1 की रेशियो नहीं आई। आपको बात समझ में आ रही है, 3:1 की रेशियो नहीं आई, आप समझ रहे हैं इस बात को, 3:1 की रेशियो नहीं आई, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज क्या है आपको समझना पड़ेगा, दूसरी चीज क्या है आप ये समझिए ध्यान से कि ये जो है इनकंप्लीट डोमिनेंस है, ये क्या है इनकंप्लीट डोमिनेंस है, जो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है, क्लियर है। इनकंप्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो 1:1 आई है, जो किसके जैसी है जीनोटिपिक रेशियो के। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आई। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 में फिनोटिपिक रेशियो क्या आती है 3:1, जीनोटिपिक रेशियो क्या आती है 1:1। यहां पर फिनोटिपिक क्या आई है, 3 फिनोटाइप आए, तो रेशियो का आई है 1:1 फिनोटिपिक, और जीनोटिपिक तो 1:1 आई ही है। इसका मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूं डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म है, क्या बदल रहा है, फिनोटिपिक रेशियो बदल रहा है या जीनोटिपिक, फिनोटिपिक बदल रहा है। यही चीज मैंने शुरुआत में बताई थी, मैंने कहा था जीनोटिपिक रेशियो में फर्क नहीं आता, फिनोटिपिक में फर्क आता है। ये मुझे कहां दिखता है, एनसीईआरटी कहती है कि जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए जहां पर मुझे डोमिनेंस दिखता है, मैंने नेचर में ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखे जहां डोमिनेंस फॉलो नहीं होता, वहां पर हमने कुछ और नाम दिए, जैसे इनकंप्लीट डोमिनेंस, मेंडल को फॉलो नहीं करता, जिसमें F2 में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो बराबर आती है। कितने फिनोटाइप आते हैं 3, 1 2 3, और F1 जो है वो दोनों में से किसी से मैच नहीं करता। इसकी एनसीईआरटी देखेंगे और आप बताना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। एनसीईआरटी ये रही, देख लो आप, ये रेड है, ये व्हाइट है, यहां पिंक आ गया, क्लियर है। यहां मैंने गैमेट्स लिख दिए इसके, देख इधर बेटा, एक गैमेट यहां, एक गैमेट यहां, कैपिटल आर यहां, ये और ये बना दी, ये रेड आ गया, ये दोनों पिंक आ गए, ये व्हाइट आ गया। तो रेशियो क्या आ गई, फिनोटिपिक रेशियो ये आ गई, क्लियर है। अब जरा एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी कह रहा है कि जब एक्सपेरिमेंट पी पर किए गए, रिपीट किए गए अदर प्लांट्स पर, इट वॉज फाउंड दैट समटाइम्स F1 जो फिनोटाइप आया डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट, किसी भी पेरेंट से मैच नहीं कर रहा था। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर, किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं, जिसको हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं, स्नैपड्रैगन भी कहते हैं, इज गुड एग्जांपल ऑफ इनकंप्लीट डोमिनेंस इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड, रेड को क्रॉस कराया किससे, व्हाइट से, एक्सपेक्टेड रेड या व्हाइट था, पर आर ये वाला फ्लावर क्या आया, पिंक आ गया, सही है। व्हेन F1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड, F1 को सेल्फ पॉलिनेटेड किया तो F2 में रेड भी आया, पिंक भी आया और व्हाइट भी आया। Here the genotypic ratio were exactly as we would expect in any of the Mendelian monohybrid cross। क्या कह रहा है, कह रहा है जीनोटिपिक रेशियो तो वही आ रही है जो मेंडल में एक्सपेक्ट थी 1:1, फर्क किस में आया है, फिनोटिपिक रेशियो में। बट फिनोटिपिक रेशियो हैड चेंज फ्रॉम 3:1 से कहां चला गया, 1:1 पे चला गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, सही है। तो ये हमारे पास इसकी ऑब्जर्वेशन हो गई है, ठीक है, ये इसकी ऑब्जर्वेशन हो गई बेटा जो हमने ध्यान रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं कोडोमिनेंस की, किसकी बात कर रहे हैं, कोडोमिनेंस की। अब याद कर, एक बार इस पे फिर से जाएंगे, इस पे जाओ। व्हाट इज डोमिनेंट, F1 दोनों में से किसी एक से मैच करेगा। व्हाट इज इनकंप्लीट डोमिनेंस, F1 मैच करेगा किसी एक, किसी से भी नहीं, और बीच का कुछ आएगा। और जब इसकी सेल्फिंग करेंगे तो फिनोटिपिक जीनोटिपिक सेम आएगी। व्हाट इज कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में इसका और इसका दोनों का कैरेक्टर F1 में आएगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कोडोमिनेंस जैसे कहते हैं ना कि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पी पर किए तो किसी और पे करके देखे तो कुछ और मिला, तो अब हमने यहां पर क्या किया है वो सुनना ध्यान से। कोडोमिनेंस के लिए हमने क्या किया बेटा, एक ब्लड ग्रुप में क्रॉस कराया, ध्यान सुनेंगे। AB ब्लड ग्रुप का कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप AB है, सही है, और AB वाले से ब्लड ग्रुप से मैरिज हुई, ध्यान से सुनना।
मेरे पास जो रिजल्ट आया यहां पे, रिजल्ट में क्या आया मैं बता देता हूं। रिजल्ट में इसके गैमेट क्या लिखूंगा, इस वाले के ए और बी, इसके गैमेट यहां ए और बी, तो यहां आ जाएगा ए ए, यहां आ जाएगा ए बी, यहां आ जाएगा बी बी, सॉरी ए और बी, और यहां आ जाएगा बी बी। तो मेरे पास एक तो आ गया ए ब्लड ग्रुप, सही है, दूसरा आ गया ए बी ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में एग्जांपल मिलता है कोडोमिनेंस का, और तीसरा आ गया मेरे पास बी ब्लड ग्रुप। अब इस क्रॉस को एक साइड में रखकर चीजों को समझेंगे। सबसे पहले कोडोमिनेंस, पिछले एग्जांपल से जरा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या था भाई, F1 दोनों से मैच कर रहा है। अगर कोडोमिनेंस में अगर ये डेफिनेशन लिखते हैं, बोथ पेरेंट इज डोमिनेंट, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये कतई गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं लिख सकते कि दो आदमी ताकतवर हैं, ऐसा लिखना पड़ेगा ये ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि बोथ पेरेंट एक्सप्रेस करते हैं, खुद को दिखाते हैं। ऐसा नहीं लिख सकते ताकतवर है कोई, तो बोथ पेरेंट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन F1। F1 में दोनों पेरेंट खुद को एक्सप्रेस करेंगे। इसका एग्जाम्पल बेटा हमारे पास क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, वो इसका एग्जाम्पल है। और ये किस में होता है बेटा, एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग में। आपको पता है कि ब्लड ग्रुप की एक टाइपिंग होती है, अलग अलग टाइपिंग होती है, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग है उसके अंदर हम लोग बात करते हैं इसकी। जरा समझते हैं ध्यान से क्या होता है। हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमारे पास ब्लड ग्रुप कैसे आता है। ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ एंटीजन होते हैं, सम एंटीजन। एंटीजन क्या होती है, एक तरह की पहचान होती है ना, यहां हिंदी में लिख देते हैं पहचान। एक तरह की पहचान होती है, पहचान ही नहीं, पहचान होती है। सम एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, सरफेस ऑफ आरबीसी पर कुछ पहचान होती है। यहां सरफेस का मतलब उसकी मेम्ब्रेन पर कुछ पहचान होती है, उससे ब्लड ग्रुप आता है। पहली बात समझ में आ गई भाई, ब्लड ग्रुप कैसे आता है, कुछ सरफेस पे पहचान होती है। हमारे पास एक जीन है जिसका नाम आई है, जीन आई है। जीन आई की 3 एलील होती हैं, 3 अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, जीन आई की 3 एलील होती हैं। एक है आई ए, दूसरी है आई बी, और तीसरी है स्मॉल आई। आई ए क्या करता है, आरबीसी के सरफेस पर एक अलग तरह का शुगर की चेन बनाता है। तो आई ए क्या करता है बेटा, आई ए क्या है, ये जीन है, ये क्या है, जीन है। तो मेरे पास ये क्या बना है, शुगर का पॉलीमर बना है। शुगर का क्या बना है, पॉलीमर बना है। मैं इसको हटा देता हूं, इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है, इस पे बाद में बात करते हैं। ठीक है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, लिख लेना इसको बाद। देखो, शुगर का पॉलीमर है, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू जीन आई ए की वजह से। इसलिए इस शुगर के पॉलीमर का नाम क्या रखा जाता है, ए एंटीजन। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जीन आई ए है उसकी वजह से ए एंटीजन बनेगा। दूसरा आ जाओ, इसकी वजह से आरबीसी की सरफेस पर अलग तरह का शुगर पॉलीमर बनता है, ये इस तरीके का डिफरेंट शुगर पॉलीमर बनता है। डिफरेंट क्या बनता है, शुगर पॉलीमर, डिफरेंट शुगर पॉलीमर बन गया है। यस, डिफरेंट शुगर पॉलीमर बन गया है बेटा, समझना इस बात को, अलग तरह का शुगर पॉलीमर बन गया है, सही है। और उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं बी एंटीजन। क्या नाम देते हैं, बी एंटीजन। समझो ध्यान से, सही है। और ये किसकी वजह से, ड्यू टू जीन आई बी की वजह से। तो ये मेरे पास ए एंटीजन बन गया, ये मेरे पास बी एंटीजन बन गया। इसकी वजह से मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, इसकी वजह से क्या है, मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। यहां तक समझ में आ रहा है,
यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? आई जीन की वजह से कोई एंटीजन नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो उसमें एटलीस्ट 2 एलील होंगी, एटलीस्ट 2 एलील प्रेजेंट होंगी। समझने की कोशिश करो, ये टोटल 3 एलील हैं, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। इन तीनों में से 2 एलील प्रेजेंट होगी, सेम भी हो सकती है, एलील अलग भी हो सकती है। तो हम ये कह रहे हैं बेटा कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है, एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग में से एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। सबसे पहले समझो कि ब्लड ग्रुप कैसे आता है। कुछ एंटीजन पहचान होती है सरफेस, मतलब मेम्ब्रेन पर। कैसे होता है? एक जीन आई होती है, उसकी 3 एलील हैं, 1 2 3। तीनों की वजह से, जैसे इससे ए एंटीजन बन रहा है, इससे बी बन रहा है, स्मॉल आई से कोई एंटीजन नहीं आ रहा है। अब जरा देखते हैं, मेरी बात को समझो। मैं आपको यह समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मेरे पास ए ब्लड ग्रुप है, इधर देखना ध्यान से बेटा, अगर मेरे पास ए ब्लड ग्रुप है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है ये देख। आई ए के साथ आई ए, मेरी बात समझो, ह्यूमन में क्रोमोसोम जोड़े में होता है, तो मेरे पास इस वाले पे आई ए जीन होगी, आई ए जीन इस पे होगी, ऐसा हो सकता है, ये कह रहे हैं हम। तो क्योंकि 2 एलील चाहिए ना भाई, 2 एलील होनी चाहिए। या आई ए के साथ स्मॉल आई है, इसका कोई एंटीजन नहीं, इसका तो है। तो उससे क्या होगा बेटा, हमारे पास सरफेस पर क्या बन जाएगा? ए एंटीजन बन जाएगा। कौन सा एंटीजन बन जाएगा? ये ए एंटीजन। अगर एंटीजन ए बन गया तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा बेटा? ब्लड ग्रुप ए आता है। तो ब्लड ग्रुप क्या आ गया हमारे पास? ए आ गया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके लिए या तो आईए होगा इस क्रोमोसोम पे, या आईए के साथ स्मॉल आई होगा, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की, ह्यूमन की बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास ब्लड ग्रुप बी है तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है बता? उसके लिए बेटा क्या पॉसिबिलिटी है? आई बी के साथ या तो आई बी हो, दोनों एलील सेम हो, या आई बी के साथ स्मॉल आई हो। उस केस में इसके सरफेस में, आरबीसी के सरफेस पे डिफरेंट शुगर पॉलीमर बनेगा, जिसको आप क्या नाम बोलते थे? बी एंटीजन बोलते थे। यदि बी एंटीजन है आरबीसी पे तो उसको ब्लड ग्रुप बी कहते हैं, जिसका फिनोटाइप आप लिखते हो बी, जिसको फिनोटाइप आप बी लिख रहे हो वहां पर। अब यहां की बात कर लेते हैं। ए बी में एक ही पॉसिबिलिटी है कि आई ए और आई बी दोनों हो। अब मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस का मतलब है कि इसके सरफेस पर ए एंटीजन भी होगा और इसके सरफेस पर बी एंटीजन भी होगा। तब मतलब क्या हुआ? दोनों के कैरेक्टर आ गए, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। इस ब्लड ग्रुप को क्या नाम दे रहे हैं? इस ब्लड ग्रुप को क्या नाम दे रहे हैं बेटा? ए बी नाम दे रहे हैं। अब यहां पर आई ओ कब आएगा? जब दोनों स्मॉल आई हो। देख बेटा, स्मॉल आई से कोई एंटीजन नहीं बनता, तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? नो एंटीजन। इसकी वजह से ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है? ब्लड ग्रुप आ रहा है ओ। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, इन सब में कोडोमिनेंस का कौन सा एग्जांपल है जहां पर दोनों एंटीजन दिख रहे हो? देखो, अगर मैं कहता ए और बी एंटीजन दोनों साथ होते हैं, मान लो मैं कहता कि भाई यहां पर देखते हैं आई ए और आई बी साथ है, अगर आई ए खुद को दिखा देता, बी को छुपा देता, तो मैं डोमिनेंस कहता। समझ में आ रहा है? आई ए आई बी दोनों साथ हैं, दोनों के एंटीजन बने हैं, इसीलिए किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस। तो ये सारे ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल है? नहीं, सिर्फ मेरे पास ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, टोटल कितने जीनोटाइप पॉसिबल है, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब नेचर में ये 6 टाइप के जीनोटाइप पॉसिबल है। और फिनोटाइप मतलब ब्लड ग्रुप कितने टाइप के पॉसिबल है? 4 तरह के। तो आप ये चीज समझो ध्यान से बेटा कि जो ब्लड ग्रुप होता है, जो ह्यूमन में ब्लड ग्रुप होता है, जो इसको हम कौन से वाला कहते हैं? एबीओ टाइप कहते हैं। इसमें मेरे पास फिनोटाइप कितने होते हैं? फिनोटाइप मतलब कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं? सर 4 तरह के होते हैं।
जीनोटाइप मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन, किसमें, पॉपुलेशन में कितने हैं सर, 6 तरह के हैं, यस और नो, 6 तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, 6 तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, क्लियर है, यस। अब मेरे पास ध्यान सुनेंगे, अब मेरे पास फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 6। अब मेरे पास हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की। किसकी बात करते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप की। तो जब हम ए बी ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान सुनेंगे, फिनोटाइप जीनोटाइप समझ में आया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान सुना बेटा, ब्लड ग्रुप किस किस चीज का एग्जाम्पल है, ब्लड ग्रुप किस किस चीज का एग्जाम्पल है, ध्यान सुनो, एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है, पहला डोमिनेंस का है क्या, हाँ है। डोमिनेंस का कौन सा केस है, आइए स्मॉल आई पर डोमिनेट, देख ये जो ये वाला, ये डोमिनेंस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, ये डोमिनेंस का एग्जांपल है, क्योंकि आई स्मॉल आई पे डोमिनेट, ये भी डोमिनेंस का एग्जांपल है, यस भाई, अलग अलग एलील होगा तभी तो डोमिनेंस देखोगे। और ये किसका एग्जांपल है, को डोमिनेंस का एग्जांपल है, यस। अच्छा, किसका एग्जांपल हो गया, डोमिनेंस का, आइए वाला। और बी को डोमिनेंस, को डोमिनेंस के लिए कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी, आईए के साथ आई बी आ गया। और तीसरा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का। आप मेरी बात सुनो ध्यान से, प्लांट हाइट की कितनी एलील थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 ही थी। सीड शेप की, कैपिटल आर स्मॉल आर, राउंड रिंकल्ड। ब्लड ग्रुप एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां एक कैरेक्टर की, ब्लड ग्रुप की 3 अलग अलग एलील है। कितनी एलील है, 3 अलग अलग एलील है, समझ में आ रहा है, ये 3 एलील है। तो ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, देख रहे हो, ब्लड ग्रुप किस किस चीज का एग्जाम्पल है, ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है सबसे पहले कोडोमिनेंस का, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, हाँ ए बी ब्लड ग्रुप, जिसमें दोनों के एंटीजन दिख रहे हैं। दूसरा किसका एग्जाम्पल है सर, डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। तीसरा किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील का। मल्टीपल एलील में कितनी एलील है सर, मल्टीपल एलील में 3 एलील है। होती कितनी है, नॉर्मली 2। डोमिनेंस में कौन किस पे डोमिनेंट है, आई ए स्मॉल आई पर, आई बी स्मॉल आई पर। कोडोमिनेंस में मतलब आई ए और आई बी दोनों एक्सप्रेस करते हैं, क्लियर है, दोनों एक्सप्रेस करते हैं। ये मेंडल के अनुसार क्यों नहीं है, मेंडल के अनुसार ये तो है, फिर भी ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि मेंडल ने कहा था हर कैरेक्टर की 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलील होती हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे करके 2 से ज्यादा की बात नहीं करी थी। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये हमारे पास किसके लिए है, कोडोमिनेंस के लिए। एक बार एनसीईआरटी चेक करते हैं, देखो ये आप देख पा रहे हो टेबल, एलील फ्रॉम पेरेंट 1 पेरेंट 2, मतलब हमने क्या किया, पेरेंट 1 से आई ए आया, पेरेंट 2 से आई ए आया, पेरेंट आई ए आई बी आया, फिर आई ए के साथ स्मॉल आई आया, यहां तो ये वाला ए बी हो गया, ये वाला ए बी हो गया, ये वाला ए हो गया, ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला बी हो गया, ये क्या हो गया, ये ओ हो गया। अगर आप ध्यान से देखो, अलग अलग जीनोटाइप कितने बन रहे हैं, जीनोटाइप कितने, ये दोनों तो सेम है, तो एक तो ये जीनोटाइप हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 4 5 6 जीनोटाइप हो गए। और ब्लड टाइप का मतलब फिनोटाइप, कितने फिनोटाइप बन रहे हैं, ए बन गया, बी बन गया, ए बी बन गया, ओ बन गया। तो 1 2 3 4 फिनोटाइप बन रहे हैं, और जीनोटाइप कितने बन रहे हैं, 6। मैं इन दोनों को अलग अलग क्यों काउंट कर रहा हूं, ये ए कहां गया, इसको और इसको अलग अलग काउंट कर रहा हूं बेटा, ये ना देख, ये वाला सेकंड और ये ए बी को, क्लियर है, देख ले, देख नाउ सेम काउंट कर रहा हूं, डिस्कसिंग क्रॉस वेयर F1 रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, डोमिनेंस था, बिटवीन आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। कोडोमिनेंस के केस में क्या होता है, F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट, ये देख रहे हो, दोनों पेरेंट से रिजेंबल करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आरबीसी पर डिटरमाइन बाय एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय जीन आई, देख जीन आई की 3 एलील है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल में क्या होता है, शुगर का चेन होता है, प्रोट्रूड मतलब बाहर आता है सरफेस से। और ये काइंड ऑफ शुगर कौन कंट्रोल करता है, ये जीन, कौन सी जीन, कौन सी जीन कंट्रोल करती है, कौन सा शुगर बनेगा, आई ए आई बी और स्मॉल आई। द एलील आई ए आई बी प्रोड्यूस
slightly different form of sugar, while allele I does not produce any sugar. समझ में आ रहा है? The allele IA IB, the allele IA IB अलग अलग शुगर बना रहे हैं और स्मॉल आई बना ही नहीं रहा, यही लिखा था हमने। और क्या कह रहा है बेटा, बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड होते हैं, इन तीन में से कोई दो होगी, सेम भी हो सकती, ईच पर्सन पोजेस 2 आउट ऑफ 3 में से। यस, आई ए आई बी हो सकता है, सही है, क्लियर, आई ए के साथ स्मॉल आई आ सकता है, ये सारी चीजें क्लियर है। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। आप देखो, मैं एक चीज बताता हूं, एनसीईआरटी कहती है कितनी एलील है, 3। देखियो इधर बेटा, मेरी तरफ देखियो, ये 1, मान ले 2 और मान ले 3, ये 3 है। इन 3 से आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, मैं दिखा देता हूं आपको। आप देखना ध्यान से, कितने कॉम्बिनेशन बन गए आप देखो, 2 लेना है मैंने, रूल ये है डिप्लॉयड है तो 2 लेना है, तो 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है, ये स्मॉल आई हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये स्मॉल आई के साथ आई ए हो, ये क्या है, स्मॉल आई के साथ आई बी हो, ऐसा कुछ। कितने कॉम्बिनेशन, तो एक फॉर्मूला भी है इसका, n+1/2, यहां n क्या है, 3 रखा मैंने, तब ये जाकर 6 आएगा। तो कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो, है ना। अगर 3 एलील हैं तो आप बता सकते हो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 होगा तो मुझे कमेंट में बताना कितने बनेंगे। किसको समझ में आएगा वाला, ये कह रहा है क्योंकि 3 एलील हैं, क्या कह रहा है, 3 एलील हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6। 4 होती तो कितने बनते, बना सकता है। देख मैंने 3 अलग अलग ये लेके कलर लेके 6 कॉम्बिनेशन दिखा दिए, एक बार में 2 लेने, रूल क्या है, एक बार में 2 लेने, सेम भी ले सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, n+1/2, इससे 6 आ रहा है, अगर n में क्या रख दूं, 3 रख दूं, 3 और 1 4, 2 से काट दिया, इसे काट गया। ऐसे अगर n 4 रखूंगा, मतलब 4 अलग अलग एलील लूंगा, तो कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, तुम चैट में बताना, ये एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए। आ जाओ, अब बात करते हैं हम लोग, ये देखो, ये वाला देखो जरा, इन ब्लड ग्रुप जीन आई ए आई बी स्मॉल आई, सही है, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एटलीस्ट 2 प्रेजेंट, सो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने आएंगे, 6। टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं, 4। तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है। विच ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ डोमिनेंस, ओ तो नहीं है, ए बी भी नहीं है, ए बी है, ये नहीं है, ए और बी, ये आ रहा है समझ, ये समझ में आ रहा है बेटा, कौन सा ब्लड ग्रुप एग्जांपल है डोमिनेंस का, तू देख ले ध्यान से। यस, आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद, वो ये कह रहा है, टॉपिक देखो क्या है, टॉपिक ये है कि यार आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि कौन सी एलील डोमिनेंट होगी और कौन सी एलील रिसेसिव होगी, ये आप कैसे डिसाइड कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है, ये आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि कौन सी एलील डोमिनेंट होगी और कौन सी एलील रिसेसिव होगी, ये कैसे डिसाइड कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, वाई सम एलील्स आर डोमिनेंट एंड अदर्स आर रिसेसिव, ये आप डिसाइड कैसे कर रहे हो, ये आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, ये जानना चाह रहा हूं, ये आप कैसे डिसाइड करते हो। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट एक्चुअली जीन परफॉर्म, ये आपको समझना पड़ेगा कि जीन एग्जैक्टली क्या करती है। ये मेरे पास एक जीन है, ये मेरे पास एक जीन है, जीन क्या करती है, आरएनए बनाती है, आरएनए से एक प्रोटीन बनती है विच इज एंजाइम। तो जीन एग्जैक्टली क्या करती है बेटा, जीन बनाती है प्रोटीन, जीन प्रोड्यूस करती है प्रोटीन विच इज एन एंजाइम, जो क्या होता है, एंजाइम होता है, विच इज एन एंजाइम, जो एक प्रकार का एंजाइम है। अब वो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम क्या करता है बेटा, एंजाइम कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को, किसमें, इनटू प्रोडक्ट में।
एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। मेरी बात समझो जो ध्यान से मैं बोल रहा हूं। मेरे पास ये जीन है, ये मेरे पास जीन है, उससे आरएनए बना, उससे मेरे पास प्रोटीन बनी जो एंजाइम है। ये जो एंजाइम है बेटा, ये जो एंजाइम है, ये एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में, और उस प्रोडक्ट से मेरे पास फिनोटाइप या वो कैरेक्टर आता है, फिनोटाइप या कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। ये आपको समझ में आया भाई? जीन कैसे काम करती है ये समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक है। जीन क्या बनाती है? एक प्रोटीन बनाती है। वो प्रोटीन एक प्रकार का एंजाइम होता है। एंजाइम ही किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ये समझ पा रहे हो? एंजाइम ही किसी सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करता है बेटा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। और जब वो प्रोडक्ट बनता है उसकी वजह से वो कैरेक्टर दिखता है। अब हमें यह समझना पड़ेगा बेटा, हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास दो टाइप की जीन होती है। जीन प्रेजेंट है किसी लोकस पे, जीन ना बोल के अलील बोलूंगा क्योंकि उसी लोकस की है। जैसे मान लो ये मैंने क्रोमोसोम बना दिया ऐसे। अब ये वाली जो जीन है, ये वाली जो जीन है, इसको मैंने नाम दिया है अनमॉडिफाइड एलील, क्योंकि इसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुई है। अनमॉडिफाइड एलील, इसका मतलब इसमें कोई म्यूटेशन नहीं है। और ये अनमॉडिफाइड एलील हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वाली जीन जो बनी है म्यूटेशन से बनी। मेरी बात समझ ध्यान से। मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि मेरे पास मान लो यहां भी अनमॉडिफाइड थी, इसकी म्यूटेशन होके कुछ मॉडिफिकेशन हो गई, तो मैंने यहां पर क्या लिखा है? अनमॉडिफाइड एलील लिखा है। इसका मतलब नो म्यूटेशन। तो ये क्या करेगी? ये प्रोड्यूस करती है नॉर्मल एंजाइम। प्रोड्यूस करती है कैसा एंजाइम? नॉर्मल एंजाइम। जो क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है किसको? कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है। यस। और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? इफेक्ट या फिनोटाइप दिखता है। तो कोई भी नॉर्मल जीन जो है ना, उसको हमने क्या नाम दे दिया? अनमॉडिफाइड दे दिया। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये भी अनमॉडिफाइड थी, ये वाली भी अनमॉडिफाइड थी, बिल्कुल वैसी ही। अब क्या हो गया? इस ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो गई। इस ऑर्गेनिज्म में क्या हो गई? म्यूटेशन हो गई। ध्यान से सुनिए बेटा, इस ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो गई। तो ये तो ठीक है। ये वाली कौन सी है? ये वाली अनमॉडिफाइड है, ये रहेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये प्रोडक्ट बना लेगी। पर अगर यहां म्यूटेशन हुई है तो यहां पर जो बनी है उसको हमने क्या बोल दिया है? मॉडिफाइड बोल दिया। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? पहले बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? मॉडिफाइड एलील कैसे बनती है बताना जरा। मॉडिफाइड एलील कैसे बनती है? मॉडिफाइड एलील डेवलप आफ्टर म्यूटेशन इन अनमॉडिफाइड एलील, इसलिए उसको मॉडिफाई कह रहे हैं। अनमॉडिफाइड एलील क्योंकि हमेशा एंजाइम बनाती है, ये डोमिनेंट होती है। अब जरा बात करते हैं मॉडिफाइड के बारे में। चलो देखते हैं अगली स्लाइड पे। अब ये आपके पास मॉडिफाइड एलील है जिसमें म्यूटेशन हो चुकी है। अब सुनना ध्यान से, ठीक है? मॉडिफाइड का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉडिफाइड? म्यूटेशन हो गई है। अब म्यूटेशन होने से क्या ऑप्शन है? सुन लो। म्यूटेशन होने से क्या हो कि जो एंजाइम है
या जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल फॉर्म हो, कुछ गड़बड़ ही नहीं हुई, नॉर्मल फॉर्म हुआ, इसका मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, नो इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही प्रोडक्ट बनने लगेगा। तो क्या होगा, सेम फिनोटाइप आएगा, किसके जैसा, सेम फिनोटाइप लाइक अनमॉडिफाइड। मेरी बात समझ में आ रही है भाई, जब एंजाइम बन जाएगा तो उसके जैसा आएगा, क्लियर है, उसके जैसा आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, बोलो, ये चीज क्लियर है। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की कहानी यह है कि हमारे पास लेस एफिशिएंट एंजाइम बने। लेस एफिशिएंट एंजाइम क्या होता है बेटा, धीरे धीरे काम करता है, वो स्लो फंक्शन करेगा पर प्रोडक्ट बना देगा। बट क्या करेगा, बट वो जो प्रोडक्ट चाहिए ना, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट बना देगा, सबस्ट्रेट टू क्या करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। उससे क्या होगा, सेम फिनोटाइप, फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा आपको कि जैसे मान लो ये जो अनमॉडिफाइड एलील जो चीज बना रही है, क्या बना रही है, एक एंजाइम बना रही है जो क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, उसकी वजह से कोई कैरेक्टर दिख रहा है। अब हम ये कह रहे हैं बेटा कि आपको यहां पर मॉडिफिकेशन हो गई, ये मॉडिफाइड एलील हो गई। पहला केस ये है कि मॉडिफाई तो हो गई पर वो प्रोडक्ट सेम वही एंजाइम बना रही, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे काम कर रहा है एंजाइम तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क तब पड़ेगा अगर कोई एंजाइम ही ना बने या एंजाइम नॉन फंक्शनल हो। उस केस में क्या होगा बेटा, सबस्ट्रेट नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। नाउ अब क्या होगा, फिनोटाइप नहीं दिखेगा, फिनोटाइप अलग हो जाएगा, वैसा नहीं दिखेगा जैसा दिखना था। तो नाउ इट इज नोन एज रिसेसिव। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो आपके पास ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इस पे मेरे पास अनमॉडिफाइड है और ये मॉडिफाइड है, ये भी प्रोडक्ट बना पा रहा है, ये भी बना पा रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं बेटा आपको कि मान लो मेरे पास यहां पर ये मॉडिफाइड है, ध्यान से सुनना, ये मॉडिफाइड है, ये भी मॉडिफाइड है, पर ये नॉर्मल काम कर रहा है, प्रोडक्ट बना पा रहा है, लेस एफिशिएंट, तो भी प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या दिक्कत है? फर्क कब पड़ेगा, फर्क कब पड़ेगा, जब मॉडिफाइड हो और प्रोडक्ट ना बना पाए, तब इसको रिसेसिव बोलेंगे। इस केस में रिसेसिव नहीं बोलेंगे, भले ही मॉडिफाई हो गई है पर प्रोडक्ट तो मिल रहा है ना। समझ पा रहा, नहीं समझ पा रहा? मान ले मैं तुझे कह रहा हूं कि व्हाट इज डोमिनेंट एलील, क्या होता है, व्हाई सम एलील्स आर डोमिनेंट। कोई भी एलील का काम करने का, जीन का काम करने का एक सिंपल तरीका है। वो क्या करती है, एक प्रोटीन बनाती है, वो प्रोटीन आगे जाकर क्या करता है बेटा, एक एंजाइम है, वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, कैरेक्टर दिख जाता है, ठीक है। मैंने उस प्रोटीन, उस जीन का नाम रख दिया अनमॉडिफाइड एलील, उसकी पैरेलल लोकेशन पर म्यूटेशन हो गई, अब जो बनी है मॉडिफाइड एलील। अगर वो मॉडिफाइड एलील सेम प्रोडक्ट बना दे या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना दे जो फर्क ना पड़े, समझ पा रहा है इस बात को, फर्क ना पड़े, तो ये जो है मेरे पास कैसा फिनोटाइप आ जाएगा बेटा, सेम फिनोटाइप आ जाएगा, इन दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब एंजाइम ही ना बने या खराब एंजाइम बने, उस केस में फिनोटाइप अलग आएगा, तब उसे रिसेसिव बोलेंगे। तो अगर आपसे कोई कहे रिसेसिव एलील कौन सी है, अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज रिसेसिव एलील, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इसको चैट में आंसर करना, रिसेसिव एलील कौन सी है बताना। रिसेसिव एलील कब बनेगी, एलील इज ए जब मेरे पास मॉडिफाइड एलील हो और नॉर्मल एंजाइम हो, बताना। बी अनमॉडिफाइड एलील हो, नॉर्मल एंजाइम हो। सी सोचना, सी मैंने लिखा मॉडिफाइड एलील है और लेस फंक्शनल एंजाइम है, पर प्रोडक्ट तो यहां भी बन जाएगा। डी मॉडिफाइड है और नॉन फंक्शनल है। अब सोच ध्यान से, मेरी बात समझ पा रहा है?
तब रिसेसिव बनेगी, फोर्थ आएगा आंसर। यस, आ गया आंसर। अब पढ़ इसे जरा, देख मेरे कहने से पढ़। क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली डोमिनेंस इज, व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेंट सम रिसेसिव। टू टैकल दिस वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना पड़ेगा व्हाट अ जीन डज, क्या करती है। आपको यह पता है कि कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। जीन क्या करती है, ट्रेट एक्सप्रेस करती है। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, मतलब डिप्लॉयड में 2 कॉपी होती है भाई, कैपिटल ए होता है या कैपिटल ए स्मॉल ए होता है। नाउ दीज 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम हो, यहां तो ऐसा भी हो सकता है, कैपिटल ए और स्मॉल ए वाली भी हो सकती है। एज इन हेट्रोजाइगस वन ऑफ दे मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंज दैट इट हैज अंडरगोन। भाई कैपिटल ए से स्मॉल ए क्यों अलग है, क्योंकि इसमें कुछ अंतर हुआ है, कुछ डिफरेंस आया है, क्लियर है। विच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलील कंटेन। तो इस वाली को मैंने क्या नाम दे दिया, अनमॉडिफाइड, और इस वाली को मैंने क्या नाम दे दिया, मॉडिफाई। कैसे, बात करते हैं। लेट एंड टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन टू एंजाइम। मान लो एंजाइम बना रही है। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन, द 2 एलील फॉर्म। लेट अस अज्यूम दैट अ नॉर्मल एलील प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम। भाई नॉर्मल वाली नॉर्मल एंजाइम बना रही है, जो क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है। थियोरेटिकली मॉडिफाई, देखो सबस्ट्रेट एस को कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट, तो थियोरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल। देखो अनमॉडिफाइड वाली जो है वो तो नॉर्मल एंजाइम बना रही है, लेकिन जो मॉडिफाइड वाली है वो क्या कर रही है, देखो मॉडिफाइड वाली हो सकता है कि नॉर्मल एंजाइम बना दे या कम एफिशिएंट बना दे, या तो नॉन फंक्शनल बना दे या कोई एंजाइम ना बनाए। इन फर्स्ट केस जब मॉडिफाइड एलील ने, मॉडिफाइड एलील कौन सी है, इसकी बात कर रहा हूं बेटा, कैपिटल ए स्मॉल ए, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मॉडिफाइड एलील ने क्या किया है, इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। क्यों मॉडिफाई वाली अनमॉडिफाई के बराबर क्यों है, क्योंकि उसने या तो नॉर्मल एंजाइम बनाया या लेस एफिशिएंट, दोनों केस में मुझे प्रोडक्ट मिल गया। यस, रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन, बहुत मिल जाती है मुझे। अब क्या करें, बट इफ एलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल, मतलब ऐसा एंजाइम जो काम ना करे, या नो एंजाइम, द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। द फिनोटाइप विल बी ओनली डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील, है ना। किसकी फिनोटाइप तब यहां पर किस पे डिपेंड करेगा, इसकी फंक्शनिंग पे, क्योंकि ये तो कोई एंजाइम बना ही नहीं रहा। क्लियर है। तो द अनमॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, उसको डोमिनेंट बोलेंगे। भाई ये फिनोटाइप बनवा रहा है, एंड मॉडिफाइड एलील जो नहीं रिजेंबल करेगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव। समझ आ गया। क्या बोला उसने, कहा कि एलील जोड़े में होती है। एलील 2 तरीके की हो सकती है, दोनों बिल्कुल सेम हो सकती है या अलग हो सकती है। अलग में क्या कर रहा है, ये नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, फंक्शनल बना रहा है ये चीज। ये क्या है, ये मॉडिफाई हो चुकी है। अब ये अगर नॉर्मल एंजाइम बना देगी तो इसके फिनोटाइप में कोई फर्क नहीं। अगर ये कोई एंजाइम ना बनाए या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए, तो इसका मतलब जो भी फिनोटाइप आ रहा है इसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ ही नहीं रहा, तो ये डोमिनेंट हो गई, ये रिसेसिव हो गई। ये कह रहा है। क्लियर है। ये क्वेश्चन करते हैं। मॉडिफाइड एलील इज ऑलवेज रिसेसिव, नहीं। कैन बी डोमिनेंट, कभी नहीं। डिफरेंट लोकस, नहीं। कैन बी रिसेसिव, कैन बी रिसेसिव कब, जब वो नो एंजाइम बनाए या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए। यस, नॉर्मल एंड फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस बाय मॉडिफाइड एलील, अनमॉडिफाइड दोनों बना सकते हैं। भाई बना तो दोनों ही सकते हैं ना, हमने तो भी तो यही पढ़ा है, बना दोनों सकते हैं। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने ब्लड ग्रुप से रिलेट किया है, उसको हम कह रहे हैं मल्टीपल एलील। ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाऊंगा। मल्टीपल एलील क्या होता है, व्हाट इज मल्टीपल एलील, ध्यान से देखेंगे। मल्टीपल एलील क्या है, मोर देन 2 एलील ऑफ 1 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर की 2 से ज्यादा एलील है। कहां पर,
ऑन वन लोकस। ध्यान से सुनना बेटा, फीचर क्या है मल्टीपल एलील का, फीचर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक, लोकस सेम है, लोकस वही रहेगा। बी, क्रोमोसोम सेम है। सी, इसको स्टडी करते हैं पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन का मतलब है मोर देन वन इंडिविजुअल, मोर देन वन इंडिविजुअल में पढ़ते हैं। क्या होता है मल्टीपल एलील, समझाता हूं, एक बार मैं समझा दूंगा तो याद आ जाएगा आपको, इजीली याद हो जाएगा। देख बेटा मेरी बात समझ, मान ले ये हमारे पास, ठीक है ना, ये विनोद है ना, विनोद, ये हमारे प्रधान जी हैं, ठीक है ना, है सही है। और यहां पे कोई और लिख देते हैं, है ना, विधायक जी हैं। चलो आ जाओ, अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनना। ये एक ह्यूमन है, इसका मान लो ये छठा क्रोमोसोम है, मैंने 3 ही बनाया है, 23 बनाने की जगह नहीं थी। तो इस पर आई कलर की जीन यहां है, एक ब्लैक आई की है, ये ब्लू आई की है। अब इस ये ह्यूमन जो दूसरा ह्यूमन है उसके भी छठे क्रोमोसोम पर, ध्यान से समझ, इसके छठे क्रोमोसोम पे आंख के कलर की एक जीन ये रही, एक ये रही। ऐसे यहां आंख के कलर की एक जीन ये रही, एक जीन। देखो यहां ग्रे आई है, यहां ब्राउन आई है। यहां देखो, यहां दोनों जो है बेटा ग्रीन आई है। यहां पे आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक से ज्यादा इंडिविजुअल ले लूं, उसके सेम क्रोमोसोम नंबर पर देखूं, अगर 2 से ज्यादा टाइप की एलील मिलती है तो उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप में 3 एलील थी। मेंडल के अनुसार एक कैरेक्टर की 2 ही एलील होती थी, टॉल और ड्वार्फ। यहां पर क्या है, एक कैरेक्टर की 2 से ज्यादा एलील दिख रही है आपको। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा है, मोर देन 2 एलील, मोर देन 2 एलील ऑफ वन कैरेक्टर। लोकस सेम है, लोकस सेम का मतलब सेम लोकेशन पर है, छठे क्रोमोसोम में नीचे की तरफ। यहां पर देख रहे हो, सब में, इसमें भी 6th क्रोमोसोम है। तो यहां कितनी एलील, टोटल एलील कितनी हो गई सर? टोटल 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, भक पिटाई का हो गए। टोटल एलील है, एक तो ब्लैक आई, अलग अलग देखनी है, ब्लैक आई, फिर ग्रे, ब्लू, ब्राउन और ग्रीन। टोटल कितनी एलील होगी अलग अलग तरह की? 5। किसी भी इंडिविजुअल में से सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, पर 2 ही होंगी। तो मल्टीपल एलील का क्या मतलब है? मल्टीपल एलील का मतलब है 2 से ज्यादा, मोर देन 2 एलील एक कैरेक्टर की एक लोकस पे। तो लोकस सेम है, क्रोमोसोम नंबर 6th की बात कर रहे हैं, छठे क्रोमोसोम पे होगा। और इसको पॉपुलेशन में पढ़ेंगे, मतलब भाई एक ह्यूमन में देखोगे तो मैक्सिमम 2 ही हो सकती है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, एक ही में देख लेते। पर कम से कम मुझे 2 3 4 लोगों में देखोगे तब पता चलेगा क्या उस लोकेशन पर और भी एलील मिलती है, क्या आंख के कलर की और भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ह्यूमन में ब्लैक ब्राउन रेड सब मिल जाए। भाई ब्लैक ब्राउन मिल सकती है या ब्लैक ब्लू, तो इससे तो 2 ही पता चलेंगी ना। लेकिन अगर मैंने कई इंडिविजुअल देख लिए तो उसमें 2 से ज्यादा पता चलेंगी। इसे हम कहते हैं मल्टीपल एलील। तो मल्टीपल एलील में क्या होता है, लोकस सेम है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, स्टडी करते हैं पॉपुलेशन में। क्लियर है? और इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे सिलेबस में क्या है बेटा? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की कितनी एलील थी बताओ? ब्लड ग्रुप की कितनी एलील थी? 3। कौन कौन सी 3? IA थी, IB थी और स्मॉल आई थी। अब आपको समझना पड़ेगा कि यार नेचर में मल्टीपल एलील आई कैसे, इसकी बात कर लेते हैं। मान लो एक ही क्रोमोसोम देखते हैं, यहां पर मान लेते हैं ब्लैक आई थी। सबसे पहले जो एलील आई उसको वाइल्ड टाइप कहते हैं। कभी आंख के कलर की पहली फर्स्ट एलील बनी होगी, जब भी पहली एलील आंख के कलर की बनी, मान लो ब्लैक बनी, इस ब्लैक की म्यूटेशन से उसी जगह पर म्यूटेशन होकर हमारे पास ग्रे बन गई। सर क्या ब्लैक खत्म हो गई? नहीं भाई, 400 लोग थे जिनमें आंख का कलर ब्लैक था, सिर्फ ब्लैक था, उनमें से किसी 1-2 पर म्यूटेशन होकर पहली बार ग्रे बन गई। अब वो इंडिविजुअल चला गया यहां से अफ्रीका, उसकी आंख का कलर ग्रे वाला बदल गया ग्रीन में। फिर ये चला गया ऑस्ट्रेलिया, यहां ब्राउन आ गई। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मल्टीपल एलील कैसे बनी है? सेम ह्यूमन अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पर गया, सबसे पहले किसी कैरेक्टर की पहली एलील आती है, उसे कहते हैं वाइल्ड टाइप। तो किसी भी कैरेक्टर की
फॉर एनी कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर की जो पहली एलील होती है, फर्स्ट एलील होती है, उसको हम नाम देते हैं वाइल्ड टाइप। उसके बाद रेस्ट को नाम देते हैं, रेस्ट इज म्यूटेंट। उनको हम क्या नाम देते हैं? म्यूटेंट एलील। और वो कैसे बनती हैं? डेवलप करती है सेम लोकेशन पर म्यूटेशन से, सेम लोकेशन पर म्यूटेशन से डेवलप करती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले बताओ। देखो बेटा, मल्टीपल एलील आपको समझ में आ गया। यहां पर, यहां देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये 3 अलग अलग ह्यूमन है, यस, 3 अलग अलग ह्यूमन में सेम क्रोमोसोम नंबर पे मैं देख रहा हूं, देखो 6th क्रोमोसोम पे देख रहा हूं तीनों में, सही है। यहां कितनी एलील है? 1 2। यहां कितनी है? 3 4 5। ये दोनों सेम हो गई, तो 5 टाइप की एलील है। कितने ह्यूमन ले लिए? 3। तो कम से कम मुझे 2 ह्यूमन लेने पड़ेंगे, मतलब मल्टीपल एलील पॉपुलेशन में पड़ी जाती है, 2 से ज्यादा एलील होती है, लोकस सेम होगा। ब्लड ग्रुप में कितनी थी? 3 एलील थी। कितने कॉम्बिनेशन बने थे? 6। तो मल्टीपल एलील में बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉपुलेशन में दिख जाते हैं। अब ये डेविएशन क्यों है बताओ? वाई इट इज डेविएशन? ये डेविएशन इसलिए बेटा, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये मेंडल के उस लॉ को फॉलो नहीं कर रही जहां पर मेंडल ने कहा था कि कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय 2 डिस्क्रीट या 1 मतलब पेयर ऑफ यूनिट, जो कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा प्लियोट्रॉपी की। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से सुनना। हम प्लियोट्रॉपी की बात करते हैं, इसको समझना क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, प्लियोट्रॉपी क्या होता है, मेरी बात सुनो। ये एक जीन है, सही है। अब इस जीन से, यहां पर एक जीन है जिसका नाम ए है, इसने एक प्रोडक्ट बनाया जो एक एंजाइम है, एक प्रोडक्ट बनाया जो क्या है? एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है बेटा? सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, यस। अब इस एंजाइम के मल्टीपल इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब मेरा ये समझ आपको बताना है कि जीन तो एक ही प्रोडक्ट बनाती है, जो कोई एंजाइम हो सकता है, उसके एक से ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, इसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। तो प्लियोट्रॉपी का मतलब होगा कि एक जीन जो है वो क्या करती है? एक जीन प्रोडक्ट फॉर्म करती है। क्या करती है बेटा? एक जीन प्रोडक्ट फॉर्म करती है, यस। बट दैट जीन प्रोडक्ट, उस जीन प्रोडक्ट के क्या होंगे? मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट होंगे, मतलब वो एक से ज्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट करेगा। नॉर्मली मुझे ऐसी जीन को, सच जीन, ऐसी जीन को हम क्या कहते हैं बेटा? प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक जीन एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है। नहीं, गलत है। जीन हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट के एक से ज्यादा इफेक्ट हो तब प्लियोट्रॉपी कहते। तो मेंडल क्या बोलते थे? मेंडल कहते थे कि एक जीन का एक प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट एक इफेक्ट शो करेगा, या एक जीन, उन्होंने प्रोडक्ट की बात नहीं की, एक जीन एक इफेक्ट शो करेगी। यही तो था भाई, 1 जीन 1 कैरेक्टर कंट्रोल करेगी। पर प्लियोट्रॉपी क्या कह रही है? एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है, प्रोडक्ट एक बना रही है। कोई डाउट है? अब नॉर्मली प्लियोट्रॉपिक जीन मुझे कहां मिलती है? सुन ध्यान से बेटा, नॉर्मली क्या है? प्लियोट्रॉपिक जीन हमारे पास कहां अवेलेबल होती है? इज प्रेजेंट, किसी भी प्रेजेंट इन, जो किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में, मेटाबॉलिक पाथवे में स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, सी डी भी बना रहा है, ई भी बना रहा है, फिर ई बना रहा है एफ, ठीक है। यहां पर इसका अपना कोई इफेक्ट है, इसका अपना कोई इफेक्ट है, इसका अपना कोई इफेक्ट है। अब एक ऐसा एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम जो इस जीन से बन रहा है, इस जीन से ये एंजाइम बन रहा है, इस एंजाइम ने ए को कन्वर्ट किया बी में। अगर ए बी में कन्वर्ट नहीं होता इस एंजाइम से, ना तो ये इफेक्ट मिलता, ना ये मिलता, ना ये मिलता। इसका मतलब ये वाली जीन कौन सी हो गई? प्लियोट्रॉपिक जीन हो गई, क्योंकि इसके थ्रू जो एंजाइम बना उसने एक से ज्यादा इफेक्ट को कंट्रोल किया। इसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी।
मेरी बात समझ पा रहे हो? इसे हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। जहां पर एक जीन का जो प्रोडक्ट एंजाइम है वो एक से ज्यादा इफेक्ट कंट्रोल कर रहा है, एक से ज्यादा इफेक्ट कंट्रोल कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। क्लियर है? प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। क्लियर है? मेरी बात समझो। ये जीन है, इससे एंजाइम बना, इसने यहां पर ए को बी में कन्वर्ट किया। अब बी की वजह से ये 3-4 इफेक्ट आ रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, आपके सिलेबस में एक डिजीज होती है बेटा, उसे हम कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। पीकेयू फुल फॉर्म है उसकी। क्या नाम है डिजीज का? फिनाइल कीटोन यूरिया। ध्यान से सुनिए, तेरे को समझ में आ जाएगा एक बार में। ध्यान से सुनियो, जब भी किसी डिजीज के साथ यूरिया वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो यूरिन में आ रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी तरीके का कीटोन बॉडी यूरिन में आ रहा है। कीटोन का कोई स्ट्रक्चर किस में आ रहा है? यूरिन में आ रहा है। मेरी बात समझना ध्यान से। अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो समझो। हमारे पास एक अमीनो एसिड होता है, जैसे ये आर ग्रुप है बेटा, यहां पे मेरे पास ये आर ग्रुप है। इस आर ग्रुप के में अगर मैं, ध्यान सुनिए, आर ग्रुप है, अगर मैं यहां CH3 लगा दूं तो इसे एलानिन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एलानिन। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन हटा के एक बेंजीन की रिंग लगा दूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? फिनाइल एलानिन। मतलब एलानिन पे फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया। फिनाइल एलानिन को, ये एक जीन है, इस जीन का नाम है प्लियोट्रॉपिक जीन। ये प्लियोट्रॉपिक जीन क्या करती है? ये एक एंजाइम बनाती है जिसका नाम हाइड्रोक्सिलेज है। आपको पता है ना, OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो ये जो प्लियोट्रॉपिक जीन है, ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाती है जो यहां पर OH ग्रुप जोड़ देगी, इस पर मेरे पास OH ग्रुप जोड़ देगी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है यहां पर कि फिनाइल एलानिन is converted into टायरोसिन। किसके थ्रू? बाई हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। इतनी बात समझ में आ रही है? और ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम किसने बनाया था? हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम किसने बनाया था? हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाया था किस जीन ने? प्लियोट्रॉपिक जीन ने। ये रिबो प्लियोट्रॉपिक जीन, इसने बनाया था। अब मेरी बात सुनो, ये टायरोसिन क्या करता है बेटा? एक तो मेलानिन बनाता है। मेलानिन समझ में आता है? स्किन में होता है, ये हेयर में होता है, आपके आईज में होता है। आंख काली जो होती है ना, काली आंखें, इसमें होता है। उसके अलावा ये T3 T4 बनाता है। ये क्या है? हॉर्मोन्स है, थायरॉक्सिन हार्मोन। उसके अलावा ये एड्रिनलिन बनाता है। उसके अलावा ये डोपामीन बनाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट हो जाए, तो ये सारी चीजें नहीं बनेंगी। तो क्या एब्सेंट हो जाएगा? टायरोसिन नॉट फॉर्म। क्लियर है? तो मेलानिन नहीं बनेगा। अगर मेलानिन नहीं बना तो किसमें पिगमेंटेशन हो जाएगी? डिक्रीज इन स्किन पिगमेंटेशन। स्किन में थोड़ी सी पिगमेंटेशन कम हो जाएगी। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। दूसरा क्या होगा बेटा? ये फिनाइल एलानिन ज्यादा हो जाएगा। फिनाइल एलानिन क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। भाई आप खुद से सोचो ना, ये एंजाइम नहीं बन रहा है तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ये कम होते ही सबसे पहला इफेक्ट इस पे आएगा, मेलानिन पे, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो इस पे इफेक्ट आ गया। उसके बाद क्या हो गया? फिनाइल एलानिन ज्यादा हो गया। फिनाइल एलानिन ज्यादा होने से क्या होगा? कभी भी कोई अमीनो एसिड ज्यादा होता है तो उसको डीएमिनेट कर देते हैं लिवर में, उसका NH2 ग्रुप निकाल देते थे। अगर उसका NH2 ग्रुप निकाल दिया तो यहां पर कीटोन आ जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। फिनाइल पायरुविक एसिड क्या है? एक तरह का कीटोन है बेटा। क्या है? कीटोन। डीएमिनेट समझ में आता है? NH2 ग्रुप हटा दिया। और ये किस में आता है? ये यूरिन में आएगा, कम इन यूरिन, इसलिए डिजीज का नाम फिनाइल कीटोन यूरिया है। दूसरा ये क्या करेगा? मेंटल रिटार्डेशन करेगा, ब्रेन में प्रॉब्लम करने लगता है, न्यूरॉन में इकट्ठा होने लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है?
भाई ये कम हो गया तो ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस पे आएगा, क्योंकि ये इन सब में ये सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए। ये ज्यादा होने के बाद लिवर इसका ये निकाल देता है, यहां कीटोन ग्रुप आ जाता है, इसका नाम बदल जाता है फिनाइल पायरुवेट। फिनाइल पायरुवेट एक तो यूरिन में आता है, सेकंड, फर्स्ट ये रहा, सेकंड, थर्ड वो ब्रेन के टिश्यू में इकट्ठा होकर मेंटल रिटार्डेशन करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो मैंने यही चीज आपको समझाई थी कि प्लियोट्रोपिक जीन किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में, किसी रिएक्शंस में स्टार्टिंग में काम करती है। अगर वो वहां गड़बड़ होगी तो बहुत सारे इफेक्ट गड़बड़ होंगे। इसका मतलब एक जीन जो प्रोडक्ट बना रही है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसके एक से ज्यादा इफेक्ट है, इसे हम कहते हैं प्लियोट्रोपी। यस, इसे हम कहते हैं प्लियोट्रोपी। एक और एग्जांपल है इसका तुम्हारी एनसीईआरटी में, सुनना ध्यान से। हमारे पास क्या होता है बेटा, प्लांट्स के अंदर एक जीन होती है जो स्टार्च बनाती है। स्टार्च नॉर्मली तो बनता नहीं है, ग्लूकोज से बनता है। तो प्लांट के अंदर एक जीन होती है जो नॉर्मली क्या करती है, स्टार्च बनाती है। उस जीन का नाम क्या है, जीन बी। जीन बी क्या करती है बेटा, स्टार्च सिंथेसिस करती है। क्या करती है, स्टार्च सिंथेसिस करती है। यस, जीन बी की दो एलील हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। जब कैपिटल बी साथ में होते हैं तो लार्ज स्टार्च ग्रेन बनते हैं। स्टार्च ग्रेन कैसे बनते हैं, लार्ज। अब यहां पर कैसे बन गए हैं, इंटरमीडिएट। देख मेरी बात समझनी पड़ेगी बेटा आपको। मैं ये कह रहा हूं कि स्टार्च बनाने की एक जीन होती है, समझ इस बात को। कैपिटल बी अगर साथ में है, कैपिटल मतलब दोनों डोमिनेंट साथ में है, तो बड़े साइज के स्टार्च ग्रेन बनते हैं। उसकी वजह से सीड गोल आता है, ये सीड की शेप है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कैपिटल है, ये स्मॉल बी है, इंटरमीडिएट बनते हैं, और स्मॉल बी में स्मॉल स्टार्च ग्रेन बनते हैं। स्टार्च ग्रेन क्या होते हैं, स्टार्च के दाने। सीड इसमें भी ऐसे गोल ही आता है, समझो, सीड इसमें भी हमारे पास गोल आता है पर छोटा आता है। समझ पा रहे हो कैसा आएगा, छोटा आएगा। समझो इस चीज को, क्लियर है मैं क्या समझा रहा हूं, ये समझ ध्यान से। अगर कैपिटल बी साथ में है तो बड़े साइज के ग्रेन है, लार्ज शेप का राउंड आएगा, छोटे साइज का राउंड आएगा, और सॉरी इस वाले में तो रिंकल्ड आएगा। देख, इसका मतलब कैपिटल बी में राउंड सीड, कैपिटल बी स्मॉल बी में भी राउंड, कैपिटल बी स्मॉल बी में राउंड। फर्क क्या है, यहां बड़े स्टार्च ग्रेन है, यहां छोटे मीडियम साइज के, और यहां बिल्कुल छोटे स्मॉल बी में रिंकल्ड। तो अगर मैं बात करूं स्टार्च ग्रेन की, तो वो इनकंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। कैसे है भाई इनकंप्लीट डोमिनेंस, बताओ जरा मुझे बताओ। स्मॉल बी में ये है, कैपिटल बी में ये है। अगर ये डोमिनेंस होता तो कैपिटल बी स्मॉल बी में बड़े साइज के होते, लेकिन ये मीडियम साइज के। तो स्टार्च ग्रेन किसका एग्जांपल है, इनकंप्लीट डोमिनेंस। सीड शेप में 3 राउंड है और 1 रिंकल्ड है। ये किसका एग्जांपल हो गया सर, ये डोमिनेंस का एग्जांपल हो गया। अब मेरी बात समझा ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक जीन बी है, वो क्या करती है, स्टार्च बनाती है, स्टार्च सिंथेसिस करती है। अगर दोनों कैपिटल बी हैं तो बड़े साइज के स्टार्च ग्रेन आते हैं, बड़े साइज के ऐसे। कैपिटल बी स्मॉल बी है तो मीडियम साइज के आते हैं, स्मॉल बी है तो छोटे साइज के स्टार्च ग्रेन आते हैं। लेकिन इसका राउंड है, ये भी राउंड है, ये रिंकल्ड है। तो अगर मैं सीड शेप की बात करूं तो ये तो डोमिनेंस हो गया। अगर स्टार्च ग्रेन की बात करूं तो इनकंप्लीट डोमिनेंस हो गया। तो इसका मतलब एक जीन बी 2 ट्रेट कंट्रोल कर रही है। कौन कौन से, क्या क्या, ए स्टार्च ग्रेन का साइज, बी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बी सीड की शेप। अगर एक जीन 2 चीजें कंट्रोल करे तो इसे हम कहते हैं क्या, प्लियोट्रोपी। सही है। और मैंने एक चीज और बोली थी आपको, ध्यान से सुनना इस बात को, हमेशा याद रखना बेटा, प्लियोट्रोपी का मतलब है प्रोडक्ट एक ही बनेगा, उसकी वजह से इंपैक्ट आता है एक से ज्यादा। याद रहेगा, क्लियर है, यस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पॉलीजेनिक क्रोमोसोमल थ्योरी साथ कर लेंगे, या पॉलीजेनिक क्रोमोसोमल और लिंक के साथ करेंगे। आपको सारा समझ में आएगा। ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ना। इसके बाद एक लाइन लिखी है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर, उसको लाइन को पढ़ो और मुझे बताओ आया कि नहीं समझ, फिर बात करते हैं।